रॉलेट एक्ट किसने बनाया और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तथा इसी रॉलेट एक्ट के कारण भारत में एक बहुत बड़ी घटना भी घट गई जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए, जालियांवाला हत्याकांड में ओ डायर या आर डायर या गोरखा जो थे वह कहाँ तक दोषी थे, हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए, रॉलेट एक्ट एक कानून था जो 19 मार्च 1919 को बना था। इसको बनाने वाले सर सिडनी रॉलेट थे। सर सिडनी रॉलेट जो थे वो खुद एक अंग्रेज थे, यानी कि इंग्लैंड के थे। अब यही जैसे आप समझ जाइए कि यदि वह अंग्रेज हैं तो यदि वह अंग्रेज है तो भारतीयों के हित में तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि 1919 में हमारा भारत तो गुलाम था, उस समय यह कानून बना है। देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट है, यूपीएससी में एक सवाल भी पूछता है कि रॉलेट एक्ट का सही नाम क्या है। रॉलेट एक्ट का सही नाम या रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम 1919 इसका ये नाम है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्रांति का दमन। देखिए, जब अंग्रेजी सरकार लगभग भारत पर 200 साल तक शासन की, लगभग भारतीय इंग्लैंड का जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारत में लगभग 1600 ईस्वी में ही आया था। उसके पहले भी अंग्रेज आए थे, लेकिन उस समय से यहाँ शासन अंग्रेज कर रहे हैं। तो क्रांति जो था 1919 तक बहुत बड़ा रुख ले चुका था, बड़े बड़े नेता क्रांति में उतर चुके थे। अब मानो ऐसा कि भारत आज़ाद हो सकता था। उसी समय एक सिडनी रॉलेट ने कानून बना दिया, रॉलेट एक्ट। इसका उद्देश्य था क्रांति का दमन, यानी जितने क्रांतिकारी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और सजा दिया जाए, यानी जान से मारा जाए। देखिए, इस कानून में मेन बात क्या था कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के, बिना गवाह के, अब बिना अपील के, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई अपील है, लेकिन हम उस व्यक्ति को पकड़ के फांसी का सजा या कोई सजा दे सकते हैं। यह अंग्रेजों ने कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। यूँ मानिए कि यह कानून केवल, देखिए, उस समय भारत में अंग्रेज भी थे, उस समय भारत में भारतीय भी थे, लेकिन यह कानून केवल भारत के लोगों के लिए बना, और वैसे लोगों के लिए बना जो क्रांति कर रहे थे, जो गरम दल के नेता थे। देखिए, महात्मा गांधी ने तो इसे काला कानून भी कहा है, जिनमें कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई अपील नहीं, बिना सबूत गवाह के पकड़ के सजा सुना दो। ये कानून तो अच्छा था भी नहीं, इसका विरोध भी हुआ, बढ़िया से विरोध हुआ। देखिए, आगे समझते हैं कि इसी रॉलेट एक्ट के विद्रोह में, इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन चला, एक सत्याग्रह चला, जिसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह, जो 1919 में चला। इसको चलाने वाले गांधी जी थे। अलग अलग जगहों पर चला, जैसे पंजाब में कोई और चलाया, दिल्ली में कोई और चलाया। देखिए, 30 मार्च को यह दिल्ली में चला, और इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह के नेता जो थे स्वामी श्रद्धानंद थे। इसी आंदोलन में, यानी रॉलेट सत्याग्रह में ही, रॉलेट आंदोलन में ही स्वामी श्रद्धानंद ने एक और आंदोलन शुरू कर दिया, कर मत दो आंदोलन। क्योंकि देखिए, अंग्रेज यहाँ रह भी रहे थे, हम पर शासन भी कर रहे थे, हम पर गंदा व्यवहार भी कर रहे थे, दुराचार भी कर रहे थे, और ऊपर से कर भी ले रहे थे। तो यह रॉलेट सत्याग्रह में जो दिल्ली में हुआ 30 मार्च को, उसी में स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन भी शुरू कर दिया। अब यहाँ से देखिए, एगो है कर मत दो आंदोलन, एगो है कर मत दो नारा, दोनों को अलग अलग दिए हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कर मत दो आंदोलन जो है वह स्वामी श्रद्धानंद ने दिया, लेकिन कर मत दो नारा ये सरदार पटेल ने दिया। सरदार पटेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब गुजरात के इलाका में चलेंगे तब, ये समझिए। तो कर मत दो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया, कर मत दो नारा किसने शुरू किया, सरदार पटेल ने शुरू किया। एक और था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसने शुरू किया, ये अमेरिका से शुरू हुआ था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं, यानी मान सम्मान, मान मर्यादा भी नहीं तो हम कर भी नहीं दे, तो ये तो अमेरिका ने शुरू किया था। ठीक है, 6 अप्रैल को क्या हुआ, देश में भारी हड़ताल हो गया। देखिए, 6 अप्रैल को देश में बहुत बड़ा हड़ताल हो गया। यूँ मानिए कि देश में बहुत बड़ा हड़ताल हो गया अंग्रेज और भारतीयों के बीच में।
और 8 अप्रैल को 2 दिन के बाद गांधी जी गिरफ्तार हो गए। अब आप बताइए, जो हमारा मेन लीडर था, जो अंग्रेजों से लड़ रहा था, उसी को अंग्रेजों ने 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। ये समझिए, सत्याग्रह का केंद्र जो था वो पंजाब था, यानी जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था वो पंजाब ही उसका मेन केंद्र था। और 9 अप्रैल को जो पंजाब के 2 नेता थे जो रॉलेट सत्याग्रह का केंद्र चला रहे थे, सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये था रॉलेट एक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी रॉलेट एक्ट के कारण जी भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इसको पहले आप देख लीजिए, तो हम फिर उसको देखते हैं। जब 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि उस समय रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था और उस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब ही था। अब नेता ही पकड़ा गया तो पंजाब के वासी क्या आंदोलन करेंगे? इसी बात को लेकर पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग जो बोला जाता है। उसमें हजारों की संख्या में छोटे बड़े बूढ़े औरत सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू को कैसे छुड़ाया जाए तथा रॉलेट सत्याग्रह कैसे चलाया जाए। तभी अचानक कौन सा कांड हो गया, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जालियांवाला बाग कांड हो गया। हुआ क्या तो समझिए। देखिए, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। उसको पता चला कि बहुत सारे लोग पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि अंग्रेजों को कैसे मारा जाए। वायसराय ने उस समय पंजाब का जनरल गवर्नर था ओ डायर, इससे कहा और ओ डायर ने सेनापति आर डायर को आदेश दे दिया। ध्यान रखिए, सबसे पहले उस समय का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। इसने ओ डायर से कहा और ओ डायर ने अपने सेनापति यानी अमृतसर के सेनापति आर डायर को यह आदेश दिया। तभी आर डायर ने क्या किया, जालियांवाला बाग के हर तरफ सैनिकों को खड़ा कर दिया। जालियांवाला बाग में जो गेट था वह बहुत ही छोटा था। वहां से मुश्किल से एक बार में एक लोग अंदर जा सकते हैं या अंदर से एक ही आदमी बाहर जा सकते हैं। ये जो गोरखा थे, जो सेना का रेजिमेंट कर रहे थे गोरखा, उन्होंने जालियांवाला बाग को घेर लिया तथा 3 मिनट का आदेश दिया। ओनली 3 मिनट। देखिए, बहुत बड़का बेरहमी है। ये अच्छा चीज नहीं है। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अच्छा किया ही नहीं है। ओनली 3 मिनट का समय दिया कि जो यहाँ से निकल के भाग जाएगा उसकी जान बच जाएगी। अभी लोग कुछ सोचते, कुछ समझते, कुछ देख पाते कि क्या हुआ, तब तक अचानक ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोलियां चलवा दी। और ऐसा मानो कि उस दिन गोली में बूढ़े बच्चे जवान सारे के सारे मारे गए और वह जालियांवाला बाग जो है ना लहूलुहान हो गया था एकदम। ऐसा मानो कि किसी को बड़े ही बेरहमी से मारा गया हो। लेकिन ये एकदम अच्छा नहीं था। इसी कांड को कहा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, उस समय एक भारत का गद्दार भी था, हंसराज। ये भारत का गद्दार था। देखिए, इसीलिए यही सब बताता था कि भारत में कौन मिशन कहाँ हो रहा है, कौन क्रांतिकारी गरम दल का नेता कहाँ छुपा हुआ है, यही हंसराज सब बता रहा था। इसीलिए कहते हैं कि बाहर वालों से बाद में डरिए, पहले तो धोखा अपने ही देते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि अपने को पता होता है कहाँ वार करने से यहाँ दर्द होगा। हंसराज गद्दार था। इसने ये सबूत बन गया कि नहीं, जालियांवाला बाग नहीं हुआ, लोग आपस में कट मर गए। ये हंसराज कह रहा था, चुट्टा ये साले आज मिल जाए तो इनको मार के हम कचुम्बर नहीं बना देंगे। ये हंसराज भारत के गद्दार थे। तो ऐसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जब हमारे बड़े बड़े नेताओं को पता चला कि चेम्सफोर्ड ने ओ डायर को आदेश देके आर डायर से कहवा के जालियांवाले बाग में सारे के सारे लोगों को मार दिया, गोलियों से भुनवा डाला, तो जितना भी अंग्रेज हमारे बड़े बड़े नेताओं को उपाधि दिए थे उस सारे त्याग दिए। जैसे शंकरण नायर को वायसराय की उपाधि त्याग दिए,
केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दिया। सर का उपाधि रविंद्रनाथ ने त्याग दिया। राय बहादुर जमनलाल सिंह ने त्याग दिया। ध्यान रखिए, ये बहुत ही बड़ा घटना था और इस घटना का जांच करने के लिए बाद में भारतीयों ने अपील किया। तो इस घटना को जांचने के लिए, इस घटना का पता लगाने के लिए कि सही है कि गलत, उस समय एक समिति बनी थी, हंटर समिति, जो 1919 में बनी थी। देखिए, इस समिति में 3+5 = 8 सदस्य थे। 3 सदस्य भारतीय थे और वो भी साले जो है थे ना, वह गुलाम थे, वह चमचे थे। ध्यान रखिए, वो भी अंग्रेज से मिल गए और हंटर समिति ने यह फैसला निकाला कि ओ डायर निर्दोष है। ओ डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया ही नहीं और वहां लमसम हजारों की संख्या में लोग मरे थे और हंटर समिति ने निकाल दिया कि 379 को लोग मरा है। ये अच्छा चीज तो है नहीं। भारत के लोग इस बात को सुनकर समझिए कि आग बबूला हो चुके थे। उस समय जब जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था 1919 में, उस समय एक बालक था जिसका उम्र उस समय 14-15 साल था, लेकिन उसका नाम था उधम सिंह ठाकरे। उसको जब पता चला कि जालियांवाला बाग में इतने व्यक्तियों को मारा गया, उसके बावजूद हंटर समिति ने सही फैसला नहीं लिया। ये उधम सिंह ठाकरे, हम तो 12-13 साल की उम्र में भी घूम रहे होते हैं, माता पिता के उंगली पकड़ के चल रहे होते हैं, लेकिन उधम सिंह ठाकरे ने ये ठान लिया कि जब तक वह वो डायर को मारेगा नहीं तब तक शांत नहीं लेगा। और वहां 1919 से 1940 में लगभग 20 साल के बाद, मान लीजिए अगर आज आपका किसी से दुश्मनी होता है तो 1 से 2 साल में आप भूल जाइएगा, लेकिन उधम सिंह ठाकरे जो पंजाब के ही रहने वाले थे, 20 साल तक उन्होंने याद रखा। 20 साल के बाद उधम सिंह ठाकरे 1940 में घर से सर पर कफन बांध के और माँ से ये कह के निकलते हैं कि जा रहा हूँ माँ, हो सके तो मैं वापस नहीं आऊँगा, शायद मेरे मर जाने का तुम जिक्र मत करना। देखिए, उस समय के माताएं भी वैसे होती थी, अगर बेटा क्रांतिकारी हो रहा है तो माँ भी बोलने वाली नहीं है। उधम सिंह ठाकरे उस समय किसी प्रकार पासपोर्ट बनवा के, किसी प्रकार टिकट लेके इंग्लैंड में चले गए, क्योंकि ओ डायर इंग्लैंड में था। देखिए, ओ डायर एक पार्टी में शामिल था, वहाँ उधम सिंह ठाकरे जा नहीं सकते थे। इन्होंने अंग्रेजों के वस्त्र पहने, इंग्लिश भाषा सीखा और एक छोटा सा पुस्तक लिया और उसी पुस्तक के बीच में इन्होंने काट कर एक छोटा सा गन छुपा कर यहाँ रख लिया और लेके अंदर चले गए और जाके अंग्रेजी गार्ड से ये बोले कि मैं भारत का कोई चटपटा खबर लाया हूँ, ताकि ओ डायर सुन के उनके पास आ जाए। जैसे ही ओ डायर उधम सिंह ठाकरे के पास आता है, ओ डायर कुछ कहता, ओ डायर कुछ सुनता, कुछ समझता, तब तक तो उधम सिंह ठाकरे ने बंदूक निकाला और ठाए 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 3 से 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी। ओ डायर कुछ सोच पाता, उसकी सेना कुछ सोच पाती, तब तक ओ डायर मारा गया। और उधम सिंह ठाकरे ने वहां अपने मुझ पर हाथ फैलाते हुए ये कहा कि मेरा बदला आज 20 साल के बाद पूरा हो रहा है। मैं वचन देता हूं कि जो भी भारत के लोगों पर गलत नजर उठाएगा, जो भी यहाँ गलत करेगा, उसके लिए एक भगवान जरूर प्रकट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।